हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर करके इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया है। कॉलेजियम के फैसले को अमल में लाते हुए भारत के राष्ट्रपति ने यह फैसला लिया है, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को कार्य से विरत रखा जाए। ऐसे में इन सब खबरों को सुन करके मैं इनके बारे में कुछ पड़ताल किया तो कुछ ऐसे तथ्य आए हैं जिसमें ये संभावनाएं बनती हैं कि जस्टिस वर्मा को फंसाया जा रहा है या कि ये स्वयं ऐसे थे। 27 मार्च 2025 को बीबीसी से एक इनके बारे में बड़ा सा आर्टिकल प्रकाशित हुआ है, जिसमें बताया गया है कि वर्ष 2012 में इनको सरकारी वकील बनाया गया था हाई कोर्ट में। मुख्य स्थायी अधिवक्ता बहुत बड़ा पद होता है, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल कहते हैं। हाई कोर्ट में ये सबसे बड़ा सरकारी वकील कहा जाता है और इस पद पर किसी को भी सरकार ही तैनात करती है, यानी कि इसमें न्यायपालिका की कोई भूमिका नहीं होती। तो 2012 में जैसे ही अखिलेश यादव की सरकार आई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय आज के जस्टिस यशवंत वर्मा को तब उस सरकार ने, अखिलेश यादव सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने चीफ स्टैंडिंग काउंसिल बनाया था। 2012 से 2013 तक ये उस पद पर रहे। इसी बीच इनका एलिवेशन होने की बात आई और अक्टूबर 2014 में इनको इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अस्थायी एडिशनल जज नियुक्त कर दिया गया। दोस्तों, एक बात और बता दें कि अगर हाई कोर्ट में किसी की नियुक्ति अक्टूबर 2014 में हुई है तो आप यह मानकर चलिए कि वो प्रक्रिया 2013 से कम शुरू हुई होगी और 2013 से 2014 मई तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार है। सरकारों को भी ध्यान में रखना है, न्यायाधीश के पूरे कार्य प्रणाली को ध्यान में रखना है और सरकार के भी कार्य प्रणाली को ध्यान में रखना है, विपक्षी नेताओं पर भी ध्यान रखना है। तब आप समझ पाएंगे कि कोई जज करप्ट है या उसके बारे में झूठा आरोप लगाया जा रहा है या उसे बदनाम करके हटाने की कोई साजिश रची जा रही है। इस नाते पहला तथ्य जो मेरे सामने दिखाई दे रहा है वह यह है कि समाजवादी पार्टी से कोई न कोई इनका गहरा ताल्लुक था, जिसके चलते 2012 में सरकार बनते ही जस्टिस वर्मा को उस समय जब वो जस्टिस नहीं थे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार का चीफ स्टैंडिंग काउंसिल बनाया गया था और उसी समय हाई कोर्ट के जज के रूप में इनका नाम भेजा गया था। हाई कोर्ट के जज के रूप में जब किसी का नाम भेजा जाता है तो उसमें प्रदेश की सरकार जो गवर्नर के जरिए अपना प्रस्ताव भेजती है और उच्च न्यायालय, इन दोनों की सहमति से नाम जाते हैं। अगली बात कि 2018 में डॉक्टर कफील को इन्होंने जमानत दी है, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। गोरखपुर के बच्चों की मौत का जो कांड हुआ था, जिसमें डॉक्टर कफील अहमद को लोग कहते हैं फंसाया गया था, कुछ लोग कहते हैं वो दोषी हैं, लेकिन उनको जमानत पर रिहा करने का कार्य किया था जस्टिस यशवंत वर्मा ने। दूसरी बात कि प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों को इन्होंने 2023 में कम किया था। जनवरी 2023 में जस्टिस वर्मा की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा किसी दूसरे अपराध की जांच नहीं कर सकती और जांच एजेंसी खुद से यह नहीं मान सकती कि कोई अपराध किया गया है, वो केवल जांच करके अदालत में पेश करेगी। कहा जाता है कि इसके जरिए ईडी की शक्तियों पर इन्होंने बहुत सारी लगाम लगाई। यह माना जाता है कि जस्टिस वर्मा की पीठ के द्वारा दिए गए इस फैसले से ईडी की शक्तियों पर रोक लगी। तो यह भी फैसला महत्वपूर्ण है और देखने लायक है कि क्या इन सब फैसलों के कारण से उनके साथ ऐसा हो रहा है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में जो मीडिया रिपोर्टिंग हुई है, दिल्ली आबकारी नीति का मतलब है दिल्ली आबकारी नीति पर जो तमाम मीडिया चैनलों पर खूब खबरें चली और जिसमें
पहले मनीष सिसोदिया और बाद में संजय सिंह और उसके बाद दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा था। तो उस मामले में जब मीडिया रिपोर्ट कर रही थी तो उस समय जस्टिस वर्मा ने इस पर डांट लगाई थी और कहा था ऐसे संवेदनशील मामले की जानकारी सार्वजनिक डोमेन में लीक नहीं की जा सकती। और इसके बाद अदालत ने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA से कहा कि वह अपने सदस्य मीडिया कंपनियों को बुलाकर लीक हुई जानकारी और इसी तरह की अन्य जानकारी के स्रोत के बारे में पूछताछ करें। तो ये बड़े महत्वपूर्ण फैसले हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार इस बात से बच रहा हूं, एक अधिवक्ता होने के नाते और एक सामान्य नागरिक होने के नाते भी, कि किसी न्यायाधीश के घर से यदि नोट बरामद हुई है तो इसको कई एंगल से देखा जाना चाहिए। इसमें एक एंगल ये भी हो सकता है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति करप्ट है तो क्योंकि इस समय विपक्ष के नेताओं के घर, उनसे जुड़े उद्योगपतियों, पूंजीपतियों, कॉर्पोरेट घरानों के घर और उनसे जुड़े लगाव रखने वाले अधिकारियों के घर आए दिन ईडी और CBI के छापे पड़ते हैं, इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, जबकि पार्टियों को अपने कार्य संचालन के लिए कैश की जरूरत होती है। आप सब इस बात को जानते हैं। तो एक एंगल ये भी है कि जस्टिस वर्मा के घर पर जो नोट जला है वो शायद ऐसी किसी पार्टी का हो जो इसलिए वहां नोट रखी हो जिससे कि छापे में उसका वह नोट जब्त न हो जाए। ये भी हो सकता है। साथ ही मैं एक और मुद्दे पर ध्यान दिलाऊंगा कि एक तरफ जहां डॉक्टर कफील खान को इन्होंने जमानत दी उधर ध्यान देना है, जहां इन्होंने ईडी की शक्तियों को कंट्रोल कर दिया उधर ध्यान देना है। ये दोनों ही मामले सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ हैं। वहीं एक बात ये देखने को मिली है कि जब इन पर आरोप की बात उठी है तो अखिलेश यादव जी का बयान जो है वो कुछ इस तरह का है, मैं आपको सुना दे रहा हूं। जज साहब पे भ्रष्टाचार का सवाल नहीं उठ सकता। हो सकता है जज साहब ने किसी से उधार लिया हो, वो पैसा रखा हो ना। ये हंस रहे हो आप लोग? अरे आप क्या बात कर रहे हो भाई? कल को उन्होंने उधार लिया हो, वो रखा हो उन्होंने, लेकिन आप वीडियो ध्यान से देखिए, उसमें एक भगवा रंग का कपड़ा दिखाई दे रहा है उसमें। तो वो पैसा उन्होंने उधार लिया होगा तो रखा होगा। कई बार आग लग जाती है तो उसकी वजह से आग लग गई है। ये तो कुछ पैसा पकड़ा गया है। हमने आपने कई 100 करोड़ पैसा पकड़ा देखा, लेकिन आज तक उसका पता नहीं कि किसका पैसा था। भाई ये उत्तराखंड में पैसा पकड़ा गया, हम लोगों को आप लोग पता ही नहीं है। हम तो चाहते हैं अगर किसी का पैसा ना हो हम आप लोग ही बांट लें उसको। चुनाव आ रहा है और याद कीजिए जब समाजवादी पार्टी का बताया था कितना 250 करोड़, याद है आपको? मैं आज भी मांग कर रहा हूं कि हमें पैसा हमारा वापस कर दिया जाए। भाई 250 करोड़ निकले थे, याद है आपको? और ये कहा गया था कि समाजवादी पार्टी के ये कारोबारी हैं, उनका पैसा है। अगर वो पैसा हमारा है तो मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं वो पैसा हमारा वापस कर दो। अब दोस्तों आपने इनका बयान सुना। कहीं से भी यह बयान जो सवाल किया गया है उसका कोई एक तार्किक उत्तर है? कहीं जांच की मांग की बात है? कहीं यह कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ऐसा करके फंसाने की कोशिश करती दिख सकती है, कोई साजिश हो सकती है न्यायपालिका को बदनाम करने की? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ऐसे ही यदि किसी भी नेता से सवाल किया जाएगा तो वो भी बगले झांकने वाला ही उत्तर देगा। और बाद में कोई भी पार्टी, विपक्ष की कोई भी पार्टी इनके खिलाफ बोलने की बजाय सब लोग मौन साध लेते हैं। और कुछ ही दिनों के बाद राज्यसभा में एक मुद्दा उठता है और वह उठता है राणा सांगा के गद्दार होने का, औरंगजेब का, और पूरा मीडिया और देश उसी में उलझ जाता है। तो इन सभी मुद्दों को, सभी बातों को, सभी तथ्यों को जब ध्यान में रख करके सोचा जाएगा तब कुछ न कुछ संदेश दिखाई देगा कि डॉक्टर यशवंत वर्मा का जो मामला है वो कितना पेचीदा है। मैं जो कुछ बता रहा हूं दोस्तों, इससे आप कोई निष्कर्ष मत निकालिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे और तथ्य होंगे और हो सकता है कि जिन तथ्यों का मैं उल्लेख कर रहा हूं वो बेमतलब हो
क्योंकि कोई भी सरकार होगी, किसी न किसी को चीफ स्टैंडिंग काउंसिल बनाएगी ही, और जो चीफ स्टैंडिंग काउंसिल बनता हो कोई मामूली आदमी नहीं होता हो, लॉ में उसकी पकड़ होती है। हाँ, सरकारों और पार्टियों में भी पकड़ होती है, और फिर यही लोग आगे चल करके हाई कोर्ट के जज भी बनते हैं। तो आप कोई निष्कर्ष भी मत निकालिएगा, बस इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस मामले से जुड़े तथ्यों की जांच की पेचीदगी पर ध्यान दीजिएगा और आगे नजर बनाए रखिए कि इस मामले में होता क्या है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।